नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला, जो आपका फरवरी या फिर मार्च में होने की जिसकी संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके बाद में हम अन्य सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा विकास का अर्थ। तो विकास जो है इसका अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक और सतत प्रक्रिया है जो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तनों का ही परिणाम है। तो यहाँ पर जो है हमारा सी आंसर जो ऑप्शन जो सी है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक बौद्धिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? चार जो आपकी अवस्थाएं मानी गई है, शैशव, बाल्य, किशोर और फिर युवा प्रौढ़। तो शैशव, बाल्य, किशोर और आगे जो प्रौढ़ावस्था है 18 से मतलब आगे तक की। तो ये जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें बालक बौद्धिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लग जाएगा? तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन डी में दिया गया है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो ये जो सिगमंड फ्रायड जो थे इनके अनुसार जो बाल्यावस्था है कौन से वाली मानी थी इन्होंने? क्योंकि उत्तर की बात है तो 9 से 12 सिगमंड फ्रायड ने जो उत्तरावस्था मानी थी वो 9 से 12 वर्ष की मानी थी। तो इसमें बालक के विकास में ये स्थापित आ जाता है कि फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था में बालक के विकास में स्थापित आ जाता है और वह भौतिक वस्तुओं के उनके द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के आधार को समझने लग जाता है और भौतिक वस्तुओं को समझने के विषय में उसकी तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लग जाता है? तो जिसमें द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र तो ये आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो जैसे अब 9 से 12 वाली हमने उत्तर वाली पढ़ ली, तो यहाँ पर 6 से फिर जो 9 वाली है या 8 वाली वो आपकी पूर्व वाली हो जाएगी। तो इसमें पूर्व जो बाल्यावस्था इसकी एक विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की या खेलने की अवस्था नहीं है। अब नहीं है कौन से वाली? ये वाली ऑप्शन डी वाली, खेलने की अवस्था। तो बाल्यावस्था जो है इसको जीवन का अनोखा काल माना गया है और पूर्व बाल्यावस्था में बालक समूह में रहने, अनुकरण करने और प्रश्न करने लग जाता है और धीरे धीरे उत्तर बाल्यावस्था में वह खेलों में रुचि लेने लग जाता है। तो ये जो है यहाँ पर खेलने वाली जो अवस्था है ये उत्तर वाली है, न कि पूर्व की। अगला क्वेश्चन आ जाता है खिलौनों की आयु। ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इन सभी को। तो खिलौनों की आयु इनमें से किसे कहा गया है? तो खिलौनों की जो आयु है जो हमने 6 से 12 वाली पढ़ी बाल्यावस्था, तो इसी को माना गया है। तो इसमें जो है यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की जो है इसकी प्रथमावस्था, प्रथमावस्था हमने कौन सी पढ़ी? 6 से 9 वाली, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसमें बालक के बौद्धिक विकास का वातावरण धीरे धीरे व्यापक होने लग जाता है, जिसमें वह खिलौनों के साथ लेकर अपने स्वयं का एक समाज बनाने लग जाता है। तो खिलौनों की जो आयु है ये पूर्व बाल्यावस्था को माना गया है। इसके बाद है विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक प्रवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो विकास के संदर्भ में इनमें से एक सही नहीं है। कौन से वाला? ये वाला। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ये वाली जो यहाँ पर एक कथन इसमें सही नहीं है। इसके बाद आ जाता है सकारात्मक दंड का इनमें से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के साथ उपहास, मित्रों के
के साथ समय बर्बाद करना, मिनमेक निकालना बंद करना, या ये सभी। सकारात्मक दंड का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो ये जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात मित्रों के साथ उपहास। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा विकासात्मक कार्य है उत्तर बाल्यावस्था का लिए उपयुक्त नहीं है? तो विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, वो कौन से वाला है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्ति का आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो यहाँ पर उत्तर जो बाल्यावस्था जो हमने पढ़ी 9 से 12 वाली, तो इसके लिए उपयुक्त नहीं है, वो कौन सी है? और ये जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, पुरुषोचित या स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तो ये जो है इसमें नहीं है। तो कौन सी के लिए है फिर? ये जो किशोर अवस्था है, तो ये जो किशोर अवस्था है उसके लिए होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कौन से वाला? ये वाला, कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अभिप्रेरणा सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो इसलिए कथन उपयुक्त नहीं है कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी है या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या है? और ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी माना गया है या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्त है, अधिगम है, अस्थायी अधिगम है, या फिर अभिप्रेरणा है। तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिया जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या होता है और उसको अभ्यस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू का जो उछलना है वो सीखने के कौन से सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा सिद्धांत है यहाँ पर? तो इसमें जो यहाँ पर सिद्धांत जो है शास्त्रीय अनुबंधन वाला माना गया है। और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? जो I.P. पावलोव थे, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं I.P. पावलोव, तो इनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार इसमें अनुक्रिया स्वेक रूप से होती है और साथ अनुक्रिया करने से पूर्व ही प्रबलन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसमें माना गया है। तो यहाँ पर जो हम ये शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसके बारे इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसमें उद्दीपन और क्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित होता है। अनुबंधन 2 प्रकार का है, शास्त्रीय अनुबंधन अथवा अनुकूलित अनुक्रिया, और दूसरा क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उद्दीपन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह गुप्त अनुक्रिया को प्रकट कर देता है। शास्त्रीय अनुबंधन को समझने से पूर्व जाना जरूरी है कि मनुष्य में अनेक क्रियाएं होती हैं, कुछ जन्मजात है जैसे सांस लेना, पाचन आदि, और कुछ मनोवैज्ञानिकों के लिए होती है जैसे पलक झपकना, लार आना। तो इन्हें अनुबंधन क्रियाएं भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत I.P. पावलोव के द्वारा दिया गया था साल 1904 में, और इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक
उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है। अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन है। तो इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उसने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उस लार ग्रंथि को एक जो ट्यूब है इसके द्वारा कांच की बोतल से जोड़ दिया, जिसमें लार को एकत्रित किया जाता था। इस प्रयोग में कुत्ते को खाना दिया जाता था और खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाती थी। खाना देने के पूर्व घंटी बजाई जाती थी और घंटी के साथ ही खाना दिया जाता था। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। तत्पश्चात एक बार केवल घंटी बजाई गई किंतु भोजन नहीं दिया गया। इसके पश्चात भी कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो गई थी। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को इसके माध्यम से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। भोजन जैसे स्वाभाविक उद्दीपक है और लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपन है एवं भोजन जहाँ यहाँ पर ये अस्वाभाविक स्वाभाविक उद्दीपन है और लार स्वाभाविक है। अनुक्रिया एवं भोजन है। घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपन है और लार आना अस्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसमें ये जो बिजली चमकने की आवाज़ थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्ण व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन में स्वीकृति संदेश के साथ चर्या स्थापित करना। तो विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। कौन सा, ये वाला, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। तो यही जो यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या ये सभी। तो इसमें देखें तो इन सभी को ही माना गया था। तो ये सारे जो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। धर्म, मानव शरीर, यौन संबंध या फिर विद्यालय। तो ये जो 6 से 10 वर्ष के जो अवस्था है इसमें बालक, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात किसमें, विद्यालय में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, आंकलन के द्वारा, या कोई सा भी नहीं। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। समावेशी जो शिक्षा है इसके द्वारा। समावेशी जो शिक्षा, इसमें उन निःशक्त जो बालक है उनको शामिल किया जाता है जो देखने सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं और जो सही से चल नहीं सकते, या जो सीखने में अन्य बच्चों से कमजोर होते हैं। तो वो बच्चे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, गुण, प्रकार, मनोविश्लेषण या व्यवहार सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत ये व्यक्त करता है। तो ये जो ऑप्शन सी में जो दिया गया है, कौन सा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके द्वारा बालक की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो सिगमंड फ्रायड जो है इनका जो सिद्धांत है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया था जो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाया था, जिसमें व्यक्ति के मानसिक क्रियाएं एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया गया था। तो ये जो मनोविश्लेषण जो है जो सिद्धांत है, फ्रायड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वह व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाया। और मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाज में भी लागू किया जा सकता है। फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसके अनुसार व्यक्ति की संरचना
फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्ति की संरचना का वर्णन दो मॉडलों पर के आधार पर ये किया गया है, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक जो मॉडल है। जो ये आकारात्मक मॉडल है, फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आकारात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया और इसमें फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाओं को बताया, जिसे समझाने के उसने बर्फ की चट्टान का उदाहरण दिया। फ्रायड के अनुसार जैसे समुद्र में बर्फ की चट्टान का कुछ भाग पानी के अंदर होता है, और मतलब कुछ बाहर होता है कुछ अंदर, तथा अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है, उसी प्रकार जो भाग पानी के बाहर है वह चेतन मन है, जो 10% होता है, जबकि अधिकांश भाग जो पानी के अंदर है वह अचेतन मन है, जो 90% भाग है, तथा जो भाग पानी के अंदर व बाहर दोनों के बीच की स्थिति में है वो अर्धचेतन मन है, जिसका कोई आकार साइज नहीं होता है। अचेतन जो मन है, तो इन्होंने ये 3 बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। अब जिसमें ये चेतन मन जो है, चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है जो 10% होती है। अर्धचेतन मन ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है, ये 0 मतलब शून्य अवस्था में होता है। इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा जोर देने पर याद आ जाती है। तीसरा था अचेतन मन। अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें दुख, दबी हुई इच्छाएं, कटु अनुभव आते हैं। गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान जिन साधनों के द्वारा होगा वे सभी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आते हैं, जिसके 3 साधन बताए थे, इदम अहम, परम अहम। अब यहाँ पर जो ये इदम जो है, इदम क्या है, जिसे आईडी भी कह देते हैं, व्यक्ति में जन्मजात ये होती है, यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होती है और इसमें व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है। इसमें आईडी अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, जिसका अर्थ है कि ये अपनी दबी हुई इच्छाएं की पूर्ति करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा है और प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति से। दूसरा जो है अहम, ईगो जिसे कह देते हैं, तो अहम में बुद्धि, चेतना व तार्किकता होती है और ये वास्तविकता पर आधारित है और ये अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है, उसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है, वह प्रवृत्ति और मानवतावादी है। और पर अहम, सुपर ईगो जिसे कह देते हैं, पर अहम में आदर्शवाद, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है। परम अहम में पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित होता है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है और जिस व्यक्ति में पर अहम अधिक होगा वे बुरे विचारों से दूर रहता है, प्रवृत्ति जैसे देवदत्त। फ्रायड का जो ये मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत में काम प्रवृत्ति को विकास का महत्वपूर्ण अंग माना था, तो इसके लिए फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। लिबिडो क्या है, लिबिडो वाला क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ था। तो लिबिडो अर्थात काम शक्ति को कहा गया है जिसमें सुख की अनुभूति होती है। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा था और सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसका पूर्ण होना आवश्यक है। यदि इन प्रवृत्तियों को दबाया जाता है तो व्यक्ति कुसंयोजित हो जाता है। और सिगमंड फ्रायड जो है इनकी मनोलैंगिक जो विकास की अवस्थाएं जो बतलाई गई है, इसमें पहली मुखावस्था, फिर गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, व्यक्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्थाएं मानी गई थी। मुखावस्था जन्म से 1 वर्ष की, गुदावस्था 1 से 2 वर्ष की, लिंग प्रधानावस्था 2 से 5 वर्ष की, अव्यक्त अवस्था 6 से 12 वर्ष की और जनेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद की यह मानी गई है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के बीच का होना, धीमी गति से सीखने में, दैनिक जीवन की क्रिया को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है?
नहीं है। कौन से वाली? जो ऑप्शन डी में दी गई है, अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने में अक्षमता, अथवा वातावरण के साथ संयोजन करना मानसिक मंद या मानसिक पिछड़ेपन की प्रमुख विशेषता है। और जबकि अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना वातावरण तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया या उदातीकरण। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा? विस्थापन। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण यहाँ पर कौन से वाला है? ऑप्शन डी वाला, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण का होना। इसके बाद है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरे को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकता को। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? आवश्यकताओं को। तो ये जो बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड जो थे, जो मनोवैज्ञानिक है, बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड, तो इन्होंने इनके बारे में क्या कहा था कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। नेक्स्ट आ जाता है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक से जो तात्पर्य है क्या? ऑप्शन डी वाला, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? व्यवहारात्मक भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करेगा बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाले, भगोड़ापन या स्वलीनता। अब कौन से वाला है? ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है, स्वलीनता। इसके बाद आ जाता है शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो विद्यार्थी अनुपात होगा 30, 45, 40 या फिर 50 का। तो कितना अनुपात होगा? 40 का। तो 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर। इसके बाद है राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा थी 2005, इसमें इनमें से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया था? कक्षा X की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक या ये सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया था? तो कौन सी थी? ऑप्शन 1 वाली, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक वाली। इसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कौन से वाला? ये वाला, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो ये जो मैग्रेथ जो थे मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान संगठित खोजपूर्ण क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह की क्रिया में परिवर्तन और विकास करने के लिए अध्ययन करना और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है। तो इसलिए व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसके बाद है दबाव को कम करने एवं परीक्षा में
सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतर, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है क्या, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण का होना। तो दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण होना आवश्यक माना गया है। इसके बाद है कौन सा कथन शिक्षण के बारे में एक सही नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अनुवेशन है। तो कौन सा कथन शिक्षण के बारे में एक सही नहीं है, कौन से वाला, ये वाला। शिक्षण क्या है, अनुवेशन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मूल्यांकन का उद्देश्य है। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक त्याग की गई है, इसका पृष्ठपोषण प्रदान करना। तो यहाँ पर कौन से वाला इसमें सही है, मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा है। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की किस सीमा तक त्याग कर पाई है, इसका पृष्ठपोषण प्रदान करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। बौद्धिक संसाधनों को शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में, संरचित अनुभवों को बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो कौन से वाला जो है इसमें सही है। तो राष्ट्रीय जब पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व यहाँ पर दिया गया है और किस पर जो है महत्व दिया गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये था बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इसके बाद है प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए किसे बेहतर माना गया है। वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव या इन सभी को। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर माना गया है, जो ऑप्शन सी में है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो अन्य सब्जेक्ट है आपका हिंदी ग्रामर, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा हमारा पर्यायवाची जो है इसकी दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। तो पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत है इसमें गधा, लंबकर्ण, वैशाखानंदन, गदर्भ, गरुड़, वैंत्य, कामरिका, कणिका, सर्वलभा, वारंगना, पतुरिया और ग्वाला, भीर, अहिर, गोप। तो गलत है इसमें। अब गलत है कौन से वाला, ये वाला, गरुड़, वैंत्य, कासारी, काम। तो ये वाला यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखें तो गरुड़ के कौन कौन से हैं, खगेश, पत्रगारी, उर्गारी, हरियान, वातनीय, खगपति, सुपर्ण, विषमुख। तो ये सारे जो है गरुड़ के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अन्य को देखें तो जैसे गदा है लंबकर्ण, वैशाखानंदन, गदर्भ इसको कहा जाता है। गणिका है जैसे सर्ववल्लभा, वारांगना, पतुरिया है। ग्वाले को अभीर, अहिर, गोप कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके सही रहेंगे। इसके बाद है किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तेते पांव पसारिए, जेते लंबी सोर। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है कौन से में, ऑप्शन 1 वाले में, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम निजवाचक जो सर्वनाम है इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं खुद पर आस्था रखता हूँ, मुझे 5 तारीख तक अपना किराया देना है, अपने से बड़ों का सत्कार देना चाहिए, मैंने अपने धन का सदैव ख्याल रखा, मैं तो अपने आप से ही प्यार करता हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है, उसने स्वयं ही यह कार्य किया, तुम स्वयं अपना सामान संभालो, सुमन आप ही चली गई। तो ये सारे क्या है निजवाचक जो सर्वनाम है इसके उदाहरण हैं।
इसके बाद है आनंदा चुपके से चली गई। वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आनंदा चुपके से चली गई, काल, परिमाण, रीति या स्थानवाचक। तो किसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो किसका? जो रीतिवाचक है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो अब जो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यह होती क्या है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता के बारे में हमें पता चलता है तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, तो इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है, इसलिए इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। तो अर्थात जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाएंगे। वह जोर से रोता है, तो ये जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर से शब्द क्रिया विशेषण है क्योंकि वह रोता है क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अब क्रिया क्या है? जो आप काम कर रहे हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, ये सारी क्रियाएं हैं। जैसे वीडियो देखने का, ये भी एक क्रिया ही है देखने की। तो यहाँ पर इसके फिर कुछ जो उदाहरण है वो दिए गए हैं। जैसे वह कल आपसे मिलेगा, वे पार्टी में जल्दी पहुंच गए, चाबियां यहाँ छिपी हुई है, हम जल्द ही पार्क जा रहे हैं, घर में हर जगह किताबें बिखरी पड़ी हैं, उसने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली। तो ये क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। उसने यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए हैं, उन्होंने गाना बहुत खूबसूरती से गाया, बिल्ली मेज के नीचे छुप गई, उसने दौड़ जल्दी पूरी कर ली, वे पास ही रहते हैं, उसने नाश्ते में बहुत कम खाया, उन्होंने स्टेज पर बहुत ही खूबसूरती से गाया, पार्टी जल्दी ही शुरू होगी, मैंने हर जगह अपनी चाबियां ढूंढी, उसके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, हमें हवाई अड्डे के लिए जल्दी निकलना चाहिए। तो ये सभी क्या है? यहाँ पर क्रिया की जो विशेषता बतला रहे हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेदों की अगर हम बात करें तो ये 4 होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब जो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का हमें पता चले, मतलब समय के बारे में हमें पता लगेगा, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब, तब, जब, कब, परसों, कल, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी, अभी, बार बार। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं यहाँ पर जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कालवाचक के बारे में। इसके बाद आ जाता है जो रीतिवाचक है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराएंगे तो उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसे, वैसे, सहसा, तेज, सच, अतः, इसलिए, क्योंकि, नहीं, मत, कदापि, तो, हो, मात्र, भर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद आ जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराएंगे, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराएंगे तो उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं स्थानवाचक के बारे में। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं आप। कनिका वहाँ चल रही है, इस वाक्य में वहाँ चल क्रिया के व्यापार स्थान का बोध करा रहा है। इसके बाद आ जाता है परिमाणवाचक। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, पर्याप्त, आदि, जितना, कुछ। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से जो क्रिया विशेषण जो है इसके 4 भेद ये होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद आ जाता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। संदेह, देह सहित, संदेह, संशय, सुवन, पुत्र, सुमन, फूल, सुकृति, सत्कर्म, सुकृति, पुण्यवान, सवजन, बंधु, सवजन, कुत्ता। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से एक बेमेल है, मतलब गलत है एक। अब वो कौन से वाला है? और ये ऑप्शन 3 वाला है, सुकृति, सत्कर्म और सुकृति, पुण्यवान। तो ये वाला जो है यहाँ पर विकल्प इसमें माना गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसने मुझे सदैव धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? समुदाय, भाववाचक, जाति या व्यक्तिवाचक का? उसने मुझे सदैव धोखा दिया, तो कौन सी यहाँ पर संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें अगर हम देखें तो भाववाचक जो संज्ञा है यहाँ पर ये मानी गई है। तो अब भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का हमें बोध होगा। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का हमें बोध होगा तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी आ जाती है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी, बारिश के कारण सर्दी बहुत बढ़ गई है, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जैसे अच्छाई, बुराई, गुस्सा, हंसना, वीरता, मोटापा, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी। तो कुछ ऐसे भाववाचक शब्द हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि ये भाववाचक जो संज्ञा जो है इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा के और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राधिका की आवाज़ में बहुत मिठास है, तो इस वाक्य में मिठास शब्द मीठेपन का बोध करा रहा है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। उसने अपना पूरा बचपन खेलने में लगा दिया, तो इस वाक्य में बचपन भाववाचक संज्ञा है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। राधा जी ने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया था, तो इस वाक्य में प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है जो कि हृदय की भावनाओं को दिखाता है। अधिक कार्य करने के बाद थकावट होने लगती है, तो इस वाक्य में थकावट भाववाचक संज्ञा है जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। राम और श्याम की दोस्ती पूरे शहर में मशहूर है, तो इस वाक्य में जो दोस्ती शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि दोस्ती को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मास्टर जी बहुत खुश हैं, तो इस वाक्य में मास्टर जी के खुश होने का बोध हो रहा है, इसलिए खुश शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। रमेश बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो इस वाक्य में ईमानदार शब्द रमेश के चरित्र का बोध करवा रहा है, इसलिए ईमानदार शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। शिक्षक बहुत क्रोध में है, तो इस वाक्य में शिक्षक के भाव का हमें पता चल रहा है, इसलिए क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से जो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं संज्ञा के जो प्रकार कितने होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, हम सभी में मनुष्य दुर्बलताएं हैं, वह पांव से जूता उतार रहा है, शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है। कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है? अशुद्ध जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला है, हम सभी में मनुष्य दुर्बलताएं हैं, तो ये जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, किस शब्द में एक शादिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग क्या है? जो शब्द के सुर में जुड़ते हैं। अध्यापक, अनुष्ठान, अन्वेषण या व्याधि। तो एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में जो दिया गया है, वी, आ और धी, तो इसमें क्या है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है समास की दृष्टि से असंगत विकल्प यहाँ पर बताइए। कनकलता कर्मधारय समास, सचिवालय तत्पुरुष, चौराहा द्विगु, आकंठ बहुव्रीहि। तो समास की दृष्टि से असंगत है। असंगत कौन से वाला है? ये वाला, सचिवालय में तत्पुरुष समास है। तो इसमें अगर हम देखें तो कनकलता, कनक की लता के समान कौन सा है? कर्मधारय समास। सचिवालय, सचिव का आल्य मतलब घर, तो कौन सा है इसमें? षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास। चौराहा, चार राहों मतलब रास्तों का समूह, समाहार। द्विगु समास। आकंठ, कंठ तक, अव्यभाव, तो गलत है यहाँ पर, ये वाला है, ये गलत है इसमें, बहुव्रीहि, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसमें अव्यभाव, यहाँ पर इसमें समास है, तो आकंठ में अव्यभाव समास है, न कि बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि जो समास होता है न तो पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद उसमें प्रधान होता है।
तो यहाँ पर जो है समास की दृष्टि से असंगत आपने बताना था, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका 4 वाला हो जाएगा। तो आकंठ जो है यहाँ पर गलत है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? युधिष्ठिर पर उपदेश वयोवृद्ध या निष्ठुर में। तो विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, और विसर्ग संधि का यहाँ पर प्रयोग किस में हुआ है? वयः वृद्ध, इसमें हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, शब्दकोश में वर्ण अनुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? तो जैसे डिक्शनरी होती है इंग्लिश वाली, सेम ऐसे ही हिंदी की होती है, तो कौन सा डिक्शनरी के अनुसार आएगा यहाँ पर? तो यही आ जाएगा श्रमिक। इसके बाद है विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प यहाँ पर बताइए। उपत्यका, अधिपत्यका, उन्मुख, अभिमुख, कल्पना, यथार्थ, कुत्सा, प्रशंसा। तो विलोम की दृष्टि से जो है यहाँ पर असंगत विकल्प आपने बताना है, और इसमें देखें तो कौन सा है? यही वाला है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो यही है उन्मुख अभिमुख। तो ये जो उपत्यका है यहाँ पर, उपत्यका, इसका विलोम अधिपत्यका होता है, और ये उपत्यका का मतलब है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, और अधिपत्यका इसका मतलब है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। कौन सा होगा? उन्मुख विमुख। और उन्मुख का मतलब है तत्पर या सामने की ओर, और विमुख का मतलब है प्रामुख या दूसरी ओर। अभिमुख का अर्थ भी सामने की ओर ही होता है, इसलिए यह उन्मुख का विलोम नहीं है। कल्पना का विलोम यथार्थ होता है। कल्पना का मतलब है मनगढ़ंत, और यथार्थ का मतलब है वास्तविक। और कल्पना जो यहाँ पर ये कुत्सा जो है, कुत्सा का विलोम प्रशंसा होगा। कुत्सा का मतलब है निंदा, और प्रशंसा का मतलब है तारीफ करना किसी दूसरे की। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर देखें तो उन्मुख अभिमुख जो है ये हमारा गलत है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? गुर्राहट, बुनावट, सजावट, तरावट। आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला गुर्राहट। किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? गुर्राहट में, क्योंकि ये आहट है, ये सारे वट है। आवट, ये आहट है। उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, मूर्धा, तालु या दंत। तो कौन से वाला यहाँ पर होगा? किसका? ला। लृ तुलसा नाम दंता होता है। अब यहाँ पर आप इसमें देख ही सकते हैं, तो दंत, लृ तुलसा नाम दंता। ल त्वरग जो है इनका उच्चारण हमारे दांतों से होता है। ई च्वरग या और सा तालु से होता है। री और ट्वरग इनका मुर्दा से होता है, और उपपद्यम नाम ओष्ठ होता है, मतलब ओ और जो आपके पोरग है वाले। इसके बाद है पशु से निर्मित विशेषण है। पार्श्विक, पशुता, पशुपति या पशुता। पशु से निर्मित विशेषण है कौन से वाला? जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो यही वाला है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 1 ही पार्श्विक जो इसको माना गया है, क्योंकि पशुता ये भाववाचक है, पशुता भी भाववाचक है। पशुपति जो है ये अलग शब्द है, भगवान शिव के लिए आता है पशुपति। नेक्स्ट आ जाता है तत्सम तद्भव बताना है। इसमें असंगत है। लोमसा, लोमड़ी, रज्जु, रस्सी, पाषाण, पत्थर, मस्तक, माथा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ऑप्शन 4 जो है मस्तक माथा, यही जो है यहाँ पर इसमें अलग है, क्योंकि लोमसा लोमड़ी को कह देते हैं, और रज्जु रस्सी है, पाषाण पत्थर, तो ये मस्तक माथा ये वाला अलग है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।